नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में एक के बाद एक कई एक्शन लिए जा रहे हैं। गुंडे और माफियाओं के बाद अब भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। एक के बाद एक प्रदेश के आला अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा है। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं, तो वहीं दूसरी ओर सूबे में सियासी हलचल देखने को मिल रही है। खबर तो यहां तक है कि समाजवादी कुनबे में फिर टूट हो सकती है। सूबे में सियासी हलचल के बीच अब स्कूल भी खुल गए हैं। करीब 2 साल के बाद बच्चे फिर स्कूल जाने लगे हैं। इसी बीच योगी सरकार ने स्कूल चलो अभियान की भी शुरुआत कर दी है, ताकि गरीब परिवार के बच्चों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके। यूपी में बीजेपी सरकार की वापसी के साथ ही सीएम योगी दूसरी पारी में भ्रष्ट अफसरों माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए पूरा खाका तैयार कर चुके हैं। पहली पारी में अक्सर अफसरों की वजह से योगी पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन इस बार योगी किसी अफसर को किसी तरह की छूट देने के मूड में नहीं नजर आ रहे। शपथ लेने के बाद से ही सीएम योगी लगातार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा प्रहार अफसरों के खिलाफ होने वाला है। इसलिए अब तक सूबे के 3 आला अधिकारियों पर गाज गिरा चुके हैं। सोनभद्र के डीएम को सस्पेंड करना, फिर गाजियाबाद के एसएसपी को सस्पेंड करना और अब औरैया के डीएम को हटाना। यह दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ भ्रष्ट अधिकारियों को कहीं से कहीं तक भी छोड़ने के मूड में नहीं है। यूपी में प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार प्रशासनिक सुधार पर जोर दे रहे हैं। अधिकारियों के लिए भी सख्त चेतावनी जारी कर दी गई है। जनता को सहूलियत पहुंचाने के लिए योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। बीजेपी सरकार के पहले कार्यकाल में विपक्षी पार्टियों का यह आरोप था कि प्रदेश में सरकार को ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, इसलिए यहाँ ना तो नेताओं की सुनी जाती है और ना ही कार्यकर्ताओं की। इस आरोप के कारण सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब जब योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान पहले से काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं और भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ धड़ाधड़ एक्शन ले रहे हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ कार्रवाई की चाबुक गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार पर चलाया। पवन कुमार को भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। वहीं कार्रवाई सोनभद्र के डीएम के खिलाफ भी की गई, जिसे लापरवाही बरतने पर पद से हटा दिया गया। वहीं व्यवस्था को सही करने के लिए योगी सरकार ने 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादले भी किए हैं। भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप पर अधिकारियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई से योगी आदित्यनाथ यही संदेश देना चाहते हैं कि सरकार जनता के लिए काम करेगी और कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी 2.0 योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल पे लोग आरोप लगाते रहे हैं कि पहली सरकार में ब्यूरोक्रेट्स की ही चलती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही योगी 2.0 की कार्यकाल शुरुआत हुआ, वैसे ही एक आईएएस और आईपीएस अधिकारी को निलंबित करके योगी आदित्यनाथ ने मैसेज कर दिया कि किस तरीके से सरकार चलेगी। दावा है कि करप्शन के आरोप जिस पर भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 0 टॉलरेंस की नीति रही है। अपने पहले कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि एक कुशल शासक के तौर पर बनाई थी। गुंडे और माफियाओं के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर योगी आदित्यनाथ ने ये दिखा दिया कि प्रदेश में गुंडे और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं अब अपने दूसरे कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने ये दिखा दिया कि सूबे में भ्रष्ट अधिकारियों को कहीं से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सरकार ने पहले भी किया, कई लोगों को टर्मिनेट किया। पहले की सरकारें तमाम ऐसे जो कांड होते थे उसमें जो अधिकारी लिप्त होते थे उनके खिलाफ लीपापोती होती थी। हमने तो कई अधिकारियों को टर्मिनेशन कर दिया है। और योगी जी की सरकार में कोई भी ऐसी बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो। उसका ये एक परिणाम है कि 2 लोग सस्पेंड हुए और आगे भी अधिकारी तैयार हो जाएं, अपनी गलतियों को सुधार लें, शासन प्रशासन में पूरे मनोयोग से रहें, जनता की बात सुने, नहीं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। कहीं भी अपराध को या भ्रष्टाचार को योगी सरकार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल जानकारों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ अपने इस कार्यकाल में ये दिखाना चाहते हैं कि वो जितना गुंडे और माफियाओं के खिलाफ हैं, उतना ही भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हैं और उनकी कोशिश सरकार की छवि बढ़िया करने में लगी है। देखिए, वैसे तो योगी आदित्यनाथ को अपने दूसरे कार्यकाल में बहुत ढेर सारे तब्दीलियां करनी है, बहुत ढेर सारे परिवर्तन करने हैं और करने चाहिए। जैसे सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य न होने की बात कही गई, जैसे कहा गया कि पूरी सरकार को सिर्फ अफसर चलाते हैं, नेता नहीं। तो ऐसे में उन्हें जो परिवर्तन करना पड़ रहा है, उसी परिवर्तन की ये एक रिजल्टेंट है, उसी परिवर्तन का ये रिजल्टेंट है। और यह बात दूसरी है कि उसमें ढेर सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन और हैं, जिसमें लोकल बोर्ड लोगों से नाराज़गी, संगठन और सरकार के बीच में जो थोड़ी सी खटास है उसे दूर करना। पर योगी आदित्यनाथ को दूसरे कार्यकाल में एक सक्सेसफुल लीडर के रूप में एस्टैब्लिश करने के लिए ऐसे फैसले लेने ही होंगे। योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद यूपी में हड़कंप मचा हुआ है। एसएसपी और डीएम पर कार्रवाई कर योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों तक साफ संदेश पहुंचा दिया कि प्रदेश अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही ढंग से करें, क्योंकि लापरवाही बरतने पर किसी पर गाज गिर सकती है। संवाददाता रजनीश पांडे के साथ इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। एक तरफ चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव अपने नेताओं के साथ लगातार मंथन कर रहे हैं, लेकिन यादव परिवार में फिर अंतर कलह की खबरें सामने आ रही हैं। चुनाव से पहले शिवपाल यादव को साथ लाकर अखिलेश यादव ने दिखाया था कि अब यादव परिवार एक है, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद अब जहां अखिलेश यादव के सुर बदल रहे हैं, तो वहीं शिवपाल यादव भी अपने भविष्य पर चिंतन कर रहे हैं। खबर तो यह भी है कि अखिलेश यादव से मतभेद के बाद शिवपाल यादव बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं। पहले ही बीजेपी ने अपर्णा यादव को अपने पक्ष में लाकर समाजवादी पार्टी को जोरदार झटका दिया था, लेकिन अब अगर शिवपाल यादव भी बीजेपी के पक्ष में जाते हैं तो यह समाजवादी कुनबे में सबसे बड़ी टूट होगी। यूपी में चुनाव के बाद भी सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव के दौरान तमाम आरोप प्रत्यारोप के बाद अब यूपी में 2024 के लिए सियासी पिच तैयार की जा रही है। एक तरफ जहां बीजेपी 2024 को देखते हुए रणनीति तैयार कर रही है, वहीं अखिलेश यादव भी खुद को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव के तमाम कोशिशों के बाद भी समाजवादी पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि चुनाव के बाद शिवपाल यादव अब अपने सियासी भविष्य पर चिंतन कर रहे हैं। कभी शिवपाल यादव दिल्ली जा रहे हैं तो कभी बीजेपी के शीर्ष नेताओं को ट्विटर पर फॉलो कर रहे हैं। पहले अपर्णा यादव, उसके बाद मुलायम सिंह यादव के परिवार। अब चर्चा है कि शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में कभी भी शामिल हो सकते हैं। चर्चा यह भी है कि उनको विधानसभा में उपाध्यक्ष का पद सौंपा जाएगा और इसी के बहाने समाजवादी पार्टी पर एक करारा वार भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाएगा। देखने वाली बात है कि शिवपाल यादव कब शामिल होते हैं। हालांकि उनके तरफ से अभी कुछ फाइनल नहीं किया जा रहा है, केवल ट्विटर पर इशारों में मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। चुनाव से पहले बीजेपी ने समाजवादी पार्टी में सेंध लगाकर अपर्णा यादव को अपने पक्ष में किया था। अब राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या शिवपाल यादव अखिलेश को छोड़कर बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। हाल फिलहाल ये कयास है, कयासों पर बात करना बहुत उचित नहीं होता है, पर सियासत में कई बार कयास भी सच हो जाते हैं। तो होता क्या है कि जो हो रहा है उसमें अभी आज की तारीख में शिवपाल यादव की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है।
दो चीज़ें देखने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी शिवपाल सिंह यादव की ज़रूरत क्या है और शिवपाल सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत क्या है। आज की तारीख में शिवपाल सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है, क्योंकि अखिलेश यादव ने उन्हें हाशिए पर रख रखा है। उनके सारे सरेंडर के बाद भी अखिलेश यादव सरेंडर मानने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव उन्हें एक सामान्य एमएलए की तरह ट्रीट करने पर तैयार है, जबकि शिवपाल यादव का मानना है कि इस पॉलिटिकल पार्टी को बढ़ाने में समाजवादी पार्टी जिसे कहते हैं उनका योगदान रहा है। वो ज़मीन पर काम करते रहे, नेताजी सिर्फ चेहरा रहे। तो ऐसे में शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव को जवाब देना या उनको ये बताना जरूर चाहेंगे कि उनकी हैसियत बड़ी है। लेकिन आज की तारीख में जब 250 का आंकड़ा बीजेपी पार कर गई है, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को उनकी ज़रूरत है। तो अभी क्या है कि ये कयास ही रह जाएगा। हो सकता है लोकसभा चुनाव के दौरान, हो सकता है किसी और मोमेंट पे ये इसको अमली जामा पहनाया जाए, पर आज की तारीख में नहीं कह सकते हैं कि उनको उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा। भाई उपाध्यक्ष बना के उनको मिलेगा क्या? कहा जाता है कि सियासत में कुछ भी संभव होता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी को शिवपाल की जरूरत है, या फिर शिवपाल यादव अपने भविष्य को देखते हुए भाजपा का दामन थामेंगे। क्योंकि 2022 में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की है, लेकिन कहते हैं ना कि सियासत में छवि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, और अगर बीजेपी शिवपाल को अपने पाले में लाती है तो यही संदेश देने की कोशिश होगी कि अखिलेश यादव जो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो इतने बड़े प्रदेश को क्या संभालेंगे। देखिए, विधानसभा चुनाव समाप्त हो गए हैं, लोग मंत्री बन गए। एक ऐसा खाली समय होता है जिसमें इस तरह की चर्चाएं अपना रूप लेती हैं। हर चुनाव के बाद ये एक माहौल बनता है जिसमें किसी एक व्यक्ति को लेकर उसके तमाम पदों की घोषणा होती रहती है। हाँ, ये बात जरूर है कि तमाम ऐसे दल जो क्षेत्रीय दल हैं, उनके यहाँ जो विघटन है, विघटन होने के बाद जो धड़ा अलग है, उसकी आस्था मोदी और योगी की तरफ हो रही है। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, वहाँ अब दो परिवारों के बीच में फैसला हो रहा है। एक अखिलेश परिवार है, एक मुलायम परिवार। मुलायम परिवार में मुलायम की बहू, उनके समधी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। इसी वजह से कयास चलता है कि शिवपाल और शिवपाल का लड़का। हाँ, ये दो परिवारों की लड़ाई है। मुलायम सिंह परिवार का रुख लगातार मोदी और योगी के पक्ष में बना हुआ है, राष्ट्रवाद की तरफ है, देश प्रेम जो इसके है उनकी तरफ है। ये दो परिवारों की लड़ाई है और ये आगे भी चलती रहेगी। मुझे लगता है कि राजनीतिक राज परिवारों में इस तरह की लड़ाई पूरे देश में है। चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव पर अब तक उस पर मंथन कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ये खबर है कि शिवपाल यादव फिर से अखिलेश से दूरी बना सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। संवाददाता रजनीश पांडे के साथ इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कोरोना काल के बाद देश में फिर से स्कूल खुलने लगे हैं। बच्चे सावधानी के साथ स्कूल जा रहे हैं और इसी बीच यूपी में योगी सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत श्रावस्ती से की गई है, जहां सबसे कम साक्षरता दर है। स्कूल चलो अभियान के तहत सरकार की कोशिश गरीब और वंचित वर्गों के बच्चों को स्कूल लाने की है। भारत में शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। समय समय पर इस पर चर्चा होती है, लेकिन जब हम अपने सरकारी स्कूलों के शिक्षा स्तर को देखते हैं तो वो विश्व स्तरीय शिक्षा से काफी नीचे हैं। अलग अलग सरकारों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की कोशिश की गई, लेकिन उसमें सरकारों को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई है। भारत के सरकारी स्कूलों को देखें तो यहाँ ज्यादातर मध्यम और गरीब परिवार के बच्चे ही पढ़ने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों के कारण शिक्षा काफी महंगी हो गई है। और यूपी जैसे प्रदेश में जहां 60 से 70% आबादी मध्यम वर्ग परिवार की है, उस प्रदेश में सभी तक समान रूप से शिक्षा पहुंचाना सरकार के लिए एक चुनौती रही है। और अब इस चुनौती का हल निकालने के लिए यूपी सरकार ने कोरोना काल के बाद स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। स्कूल चलो अभियान का मकसद 1 से 8वीं के बच्चों का नामांकन करना, 100% नामांकन सुनिश्चित करने का टारगेट।
स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती को सुनिश्चित करना भी लक्ष्य। स्कूलों में मिलने वाली सुविधा की जानकारी देना सीएम के 100 दिन के एजेंडे में शामिल है शिक्षा अभियान। सरकार स्नातक प्रास्नातक के सभी छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रही है, लेकिन हम सबको शिक्षा की सबसे बेसिक यानी जो सबसे आधारभूत इकाई है बेसिक शिक्षा, इस पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत श्रावस्ती जिले से की है। प्रदेश में श्रावस्ती जिला सबसे कम साक्षरता वाला जिला है और योगी सरकार की कोशिश भी यही है कि जो जिला अब तक शिक्षा के मामले में पीछे है उस पर फोकस कर वहां के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध कराया जाए। यूपी में 1,58,829 प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। कोरोना के कारण कमजोर हुए शैक्षिक स्तर को गति देने का प्रयास। कम साक्षरता वाले जिलों पर होगा फोकस। 30 अप्रैल तक 3 लाख ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल लाने का लक्ष्य। घर घर संपर्क कर बच्चों को स्कूल लाने पर जोर। विधायकों को एक एक विद्यालय गोद लेने का निर्देश। 1,58,000 प्राइमरी स्कूलों को स्मार्ट सुविधाओं से लैस किया जाएगा। कि हमें फिर से स्कूल चलो अभियान के कार्यक्रम के साथ हर एक बच्चे को जोड़ना होगा, हर एक परिवार को जोड़ना होगा और कोई बच्चा छूटने न पाए, इसके लिए समाज को एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। भाइयों बहनों, शिक्षा यह एकमात्र साधन है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारक बन सकती है। शिक्षा ही वास्तव में प्रत्येक नागरिक को एक सही दिशा दे सकती है, हर एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का आधारशिला खड़ी कर सकती है। और याद रखना, जब व्यक्ति सक्षम होगा तो समाज भी सक्षम होगा। कोरोना काल ने शिक्षा व्यवस्था पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला था। स्कूल बंद होने के कारण मध्यम वर्ग और गरीब परिवार से आने वाले बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुविधा नहीं होने के कारण बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाई थी। और अब जब कोरोना पर काबू पा लिया गया है तो योगी सरकार ने सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को ही सुधारने का जिम्मा लिया है, जिसमें स्कूल चलो अभियान सबसे महत्वपूर्ण कदम है। और राष्ट्र की आधारभूत सक्षम होने के लिए जिस एक प्रयास की सर्वाधिक आवश्यकता होती है वह है कि हम हर व्यक्ति को, हर बच्चे को शिक्षित करें। ये न केवल हमारा नैतिक दायित्व है बल्कि हमारा ये राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि अपने देश को दुनिया की एक ताकत बनाने के लिए हमें हर एक बच्चे को शिक्षित करना होगा। और शिक्षित करने के लिए आवश्यक है हम उसे स्कूल भेजें, स्कूल लेकर के आए कि अगले 1 महीने के अंदर चलने वाले इस अभियान के क्रम में घर घर जाकर के एक एक घर में दस्तक दीजिए और पूछिए कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो स्कूल जाने से वंचित रह गया हो। स्कूल चलो अभियान के तहत प्रदेश के 2 करोड़ बच्चों के नामांकन का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर 30 अप्रैल तक डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। योगी सरकार के अभियान से इतना तय है कि जो बच्चे शिक्षा व्यवस्था से वंचित रह जाते हैं उन्हें अब समान अवसर उपलब्ध होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।